नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी सभी शिक्षक भर्तियों में बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, आरटेट या सीटेट, अदर सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। इसलिए इस क्लास को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे ऊपर दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात इंग्लिश में लिख दीजिए आप एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा और मनोविज्ञान अर्थात ये कितने शब्दों से बना है, तो ये आपको दिख रहा है कि दो शब्दों से बना है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले अलग अलग भागों को बांट कर पढ़ते हैं हम, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ समझते हैं और इनके बाद हम मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शिक्षा शिक्षा ये ध्यान दीजिए दोस्तों, शिक्षा शब्द किस धातु से बना है, तो आपको लिखना है शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु से बना है। और शिक्ष का अर्थ क्या होता है? अर्थ लिख लीजिए, अर्थ सीखना। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शिक्षा शब्द किस धातु से बना है, तो शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक दार्शनिक था जिसका नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी ने सीखने के 3 तत्व बताए, तो ये भी आप लिख लीजिए, सीखने के तत्व। सीखने के तत्व, सीखने के तत्व किसने बताए? तो आपको बताना है जॉन डीवी। जॉन डीवी, जॉन डीवी जो कि ध्यान दीजिए प्रथम शिक्षाविद भी थे। ये भी आप लिख लीजिए दोस्तों, प्रथम शिक्षाविद। प्रथम शिक्षाविद आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? जॉन डीवी। ठीक है, और जॉन डीवी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, बुक शिक्षा तथा समाज। शिक्षा तथा समाज। ठीक है, ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है जॉन डीवी की, शिक्षा तथा समाज। अर्थात ध्यान दीजिए, शिक्षा तथा समाज पुस्तक के अंदर सीखने के तत्व बताए, और सीखने के तत्व कितने बताए, तो आपको बताना है 3। ठीक है, अब 3 कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे ऊपर है शिक्षक। शिक्षक, और इधर आप लिख लीजिए छात्र, और इधर है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान देना। सीखने के 3 तत्व जॉन डीवी ने बताए, और ये कौन कौन से बताए? शिक्षक, शिक्षक और छात्र
पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इन 3 तत्वों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना और जॉन डीवी का नाम याद रखना और इस पुस्तक का नाम आप विशेष रूप से याद रखना। इनके बाद एक दार्शनिक और हुआ जिसका नाम है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने सीखने के 2 तत्व माने हैं। अब 2 तत्व कौन कौन से, ध्यान दीजिए, शिक्षक और छात्र। तो ये भी आप लिख लीजिए, जॉन एडम्स। एक दार्शनिक हुआ था जिसका नाम है जॉन एडम्स। एडम्स, देखिए, इसने सीखने के तत्व, ठीक है, सीखने के तत्व कितने बताए हैं, तो आपको बताना है, ध्यान दीजिए, 2। अब ये 2 कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो शिक्षक और दूसरा छात्र। ठीक है, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, शिक्षक और छात्र। यानी जॉन एडम्स ने सीखने के तत्व कितने बताए, तो 2, एक तो शिक्षक और दूसरा है छात्र। और जॉन डीवी ने कितने बताए, तो 3। ध्यान दीजिए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं हम। आराम से समझना दोस्तों, मैं आपको विस्तार से ये साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ में भी पढ़ेंगे और संकीर्ण अर्थ में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा का अर्थ 2 भागों में हम पढ़ेंगे शिक्षा के अर्थ को। पहला तो है संकीर्ण अर्थ। क्या है, संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थात छोटा। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ बताया था महात्मा गांधी ने, तो ये भी आप लिख लीजिए, महात्मा गांधी ने व्यापक अर्थ बताए। अब देखिए दोस्तों, संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं लिखना। ठीक है, लिखना। लिखना अर्थात राइटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है पढ़ना। पढ़ना अर्थात रीडिंग। ठीक है, और अगला अर्थ है गणना करना। गणना करना, गणना करना। ठीक है, अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का अर्थ होता है गणना करना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो हो गया संकीर्ण अर्थ, यानी शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। लिखना अर्थात राइटिंग, पढ़ना अर्थात रीडिंग, और गणना करना अर्थात अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये तो हो गए संकीर्ण अर्थ। इसको हम दूसरे शब्दों में ध्यान दीजिए, विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा भी कह सकते हैं। विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। ठीक है, विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया संकीर्ण अर्थ। और दूसरा अर्थ है व्यापक अर्थ। अब ध्यान दीजिए, व्यापक अर्थ में जैसे मानसिक विकास, भावात्मक विकास, विक्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। नंबर 1 है मानसिक विकास। मानसिक विकास। ठीक है, और दूसरा है
भावात्मक विकास, भावात्मक विकास, ठीक है। और तीसरा है क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, ठीक है। और चौथा है शारीरिक विकास, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले मानसिक विकास, इसके बाद में भावात्मक विकास, इसके बाद में क्रियात्मक विकास और इनके बाद में शारीरिक विकास। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। यानी आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, सभी एच से शुरू होंगे। हेड, भावात्मक विकास EART, तो क्या हो गया? हार्ट, ठीक है। और ये हो गया हैंड, और ये हो गया शारीरिक यानी हेल्थ, हेल्थ, ठीक है। तो ये भी आप विशेष रूप से याद रखना इंग्लिश में भी, यानी आप इसको कॉमन में कह सकते हैं H4, ठीक है। मानसिक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। तो ये आप विशेष रूप से अलग अलग अर्थ इनका आप ध्यान रखना, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। यानी आप व्यापक अर्थ को ध्यान दीजिए, वह शिक्षा जो कि जीवंत पर्यंत चलती है उसे क्या कहा जाता है? व्यापक अर्थ में लिया जा सकता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती हो, ठीक है। वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती हो वो क्या है? एक व्यापक शिक्षा है। तो ये भी आप अर्थ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, शिक्षा के प्रकार। तो ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार, देखिए शिक्षा के प्रकार कितने हैं तो आपको बताना है 3, ठीक है। अब 3 कौन कौन से? पहला तो औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? जिसमें ध्यान दीजिए समय और स्थान निर्धारित हो, उसे क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे कि विद्यालय की शिक्षा, यानी विद्यालय में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कैसी है? औपचारिक शिक्षा है। तो इसमें आप लिख लीजिए, जिसमें समय व स्थान निर्धारित हो, उसे क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा। जैसे आप लिख लीजिए विद्यालय, ठीक है। जो विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार की शिक्षा है? तो आपको बताना है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को ध्यान दीजिए फॉर्मल भी कहते हैं, आप यहां लिख लीजिए इंग्लिश में फॉर्मल, ठीक है। इंग्लिश का भी साथ साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर मनोविज्ञान के अंदर है इंग्लिश का महत्व ज्यादा है, तो आप इंग्लिश का भी विशेष ध्यान देना। इनके बाद है अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अर्थात इनफॉर्मल, ध्यान दीजिए, तो आप यहां लिख लीजिए इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल,
तो ये कैसी शिक्षा होती है जिसमें ध्यान दीजिए समय स्थान निर्धारित नहीं हो, ये आप विशेष ध्यान देना। यानी औपचारिक शिक्षा में समय और स्थान निर्धारित होता है और इसके अंदर समय और स्थान निर्धारित नहीं होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, जिसमें समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। जिसमें समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है वो किस प्रकार की शिक्षा है, तो आपको बताना है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे ध्यान दीजिए, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरणों के माध्यम से यह आपको अच्छा समझ में आएगा। परिवार, अर्थात परिवार या समाज से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार की शिक्षा है, अनौपचारिक है। जिसमें ध्यान दीजिए समय भी और स्थान भी ये दोनों निर्धारित नहीं होते हैं, इसका आप विशेष ध्यान देना। और तीसरी प्रकार की शिक्षा होती है वो है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए निरौपचारिक शिक्षा, इंग्लिश में आप लिख लीजिए नॉन फॉर्मल। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ध्यान दीजिए, ये निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। यानी दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, आप यहां लिख लीजिए दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। ठीक है, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जैसे आप लिख लीजिए पत्राचार या टीवी से प्राप्त करते हैं, या ध्यान दीजिए समाचार। अब आप अच्छी तरीके से ये तीनों अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार। ध्यान दीजिए कौन कौन से, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो ध्यान दीजिए ये 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें समय और स्थान निर्धारित होता हो, उसे क्या कहा जाता है, औपचारिक शिक्षा। जैसे हम विद्यालय के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार की शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा यानी जो विद्यालय से बाहर ग्रहण करते हैं, अर्थात जो परिवार है या समाज से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, समाज से, मित्रों से जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार की है, अनौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा जो ध्यान दीजिए दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जैसे पत्राचार, टीवी, समाचार। ठीक है, तो ये आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एजुकेशन शब्द किससे बना है, ये आप विस्तार से अब समझिए। एजुकेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां शब्द लिख लीजिए एजुकेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों एजुकेशन शब्द ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। तो आप लिख लीजिए ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, एडुकेटम शब्द से बना है। तो आप सबसे पहले यहां एडुकेटम लिख लीजिए,
केटम, ठीक है। एडुकेटम, एडुकेटम का अर्थ क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए, यानी अंदर से बाहर निकालना। आप यहां लिख लीजिए, अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। तो एडुकेटम शब्द का अर्थ क्या होता है, अंदर से बाहर निकालना। यह भी ध्यान दीजिए दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एडुकेयर, ठीक है, तो आप लिख लीजिए एडुकेयर, यहां कोष्टक में हिंदी में लिख लेता हूं एडुकेयर, ठीक है। एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। क्या अर्थ होता है, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिए, एडुसियर, अर्थात कोष्टक में लिख लेता हूं एडुसियर, ठीक है। एडुसियर, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, ठीक है। तो यहां आप लिख लीजिए विकसित करना। तो आपको ये एजुकेशन शब्द समझ में आ गया होगा। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, और एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। और एडुकेटम शब्द भी ध्यान दीजिए दो शब्दों के मेल से बना है, जो कि ध्यान दीजिए एडुकेयर या एडुसियर, ठीक है। इन दोनों शब्दों के नाम आप याद रखना, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है एडुकेटम, और एडुकेटम से क्या बना है, एजुकेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाएं, यानी अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, तो हम शिक्षा की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल ध्यान दीजिए परिभाषाओं पर प्रश्न अधिकतर आते हैं, आपने पेपर में देखा होगा। तो शिक्षा की क्या क्या विद्वानों ने परिभाषा दी है, तो ऊपर हेडिंग लगा लीजिए शिक्षा की परिभाषा। किसकी परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, ठीक है। शिक्षा की परिभाषाओं में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शिक्षा अंतर्निहित समता का विकास है। क्या कहा स्वामी जी ने, शिक्षा अंतर्निहित समता का विकास है। शिक्षा अंतर्निहित समता का विकास है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी है, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो शिक्षा अंतर्निहित समता का विकास है, तो ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। और इनके बाद में अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो आप लिख लीजिए महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, तो आप लिखिए शिक्षा शरीर, मस्तिष्क व आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। क्या है, अभिव्यक्ति है। ये दी थी परिभाषा किसने,
महात्मा गांधी ने। शिक्षा शरीर, मस्तिष्क व आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। तो ये भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगली परिभाषा पढ़ेंगे हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, यानी शिक्षा मनुष्य तथा समाज का निर्माण करने वाली होती है। तो आप लिख लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। शिक्षा मनुष्य तथा का निर्माण करने वाली होती है, ठीक है। शिक्षा मनुष्य तथा समाज का निर्माण करने वाली होती हैं, ये परिभाषा किसने दी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। यानी शिक्षा की परिभाषा ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, यानी शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास है। तो आप अगली परिभाषा लिख लीजिए, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास है, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास है, ये परिभाषा किसने दी, फ्रोबेल, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना, फ्रोबेल की परिभाषा ये भी महत्वपूर्ण है। और अगली ध्यान दीजिए दोस्तों, 5वें नंबर हम पढ़ेंगे पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है, तो ध्यान दीजिए, शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास एवं समायोजन से संबंधित है। तो ये भी आप लिख लीजिए, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास एवं समायोजन से संबंधित है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी, शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास एवं समायोजन से संबंधित हैं। तो ये आप ध्यान रखना, पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना, परिभाषा महत्वपूर्ण है। और अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे फ्रेडसन। ध्यान दीजिए, फ्रेडसन ने क्या परिभाषा दी, ये भी आप लिख लीजिए, फ्रेडसन। फ्रेडसन, तो ध्यान दीजिए, फ्रेडसन ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी, तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, ये भी आप लिख लीजिए, आधुनिक, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से
संबंधित हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी ध्यान रखना। फ्रेंडसन ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से संबंधित हैं। तो ये आप 6 परिभाषा तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि सभी परिभाषाएं क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, ये परिभाषा मैंने आपको यहाँ बता दी है, जो कि आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। यानी ये हमने समझ लिया शिक्षा का संपूर्ण अर्थ, प्रकार और परिभाषाएं सब समझ ली हैं। और अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ अर्थात शिक्षा का अर्थ हमने समझ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। विस्तार से हम समझते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द कैसे बना है ये हम विस्तार से समझते हैं। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। ठीक है, आप यहां लिख लीजिए इंग्लिश में भी, साइकी और लोगस। ठीक है, साइकी और लोगस, यहां हिंदी में लिख लेता हूं, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल। ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टडी। ये भी आप लिख लीजिए। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? साइकी प्लस लोगस, अर्थात साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ साइकोलॉजी, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। तो ये भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने उपयोग में लाया? तो आपको लिखना है रुडोल्फ गोयकल। ठीक है, तो ये भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। तो यहां लिख लेते हैं मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम अर्थात मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको बताना है रुडोल्फ गोयकल। ठीक है, रुडोल्फ गोयकल, इसने कब किया? तो आपको बताना है 1590 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, 1590 ईस्वी के अंदर रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और ये अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर किया? ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप लिख लीजिए साइकोलॉजिया, यानी रुडोल्फ गोयकल की बुक का नाम क्या है?
साइक्लोजिया, ठीक है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। बुक का नाम रुडोल्फ गोयकल ने अपनी बुक साइक्लोजिया में 1590 के अंदर मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, केलर एक व्यक्ति का नाम है जिसने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा। तो ये भी आप तथ्य यहां लिख लीजिए। केलर ने क्या कहा? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा, ठीक है। किसने कहा? केलर ने, ठीक है। केलर ने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था रेबर्न। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रेबर्न इसने क्या किया? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था, अर्थात फिलोसफी, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? तो आपको बताना है रेबर ने। तो ये भी आप लिख लीजिए। रेबर ने अपनी पुस्तक अर्थात बुक, इस बुक का नाम आप विशेष ध्यान रखना, एन इंट्रोडक्शन ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर क्या किया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक किया, अर्थात अलग किया, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ये आप समझ लीजिए दर्शन शास्त्र, ठीक है। ये मान लो दर्शन शास्त्र है और दर्शन शास्त्र का ही भाग है मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये भी आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। तो अब आगे लिखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपको बताना है विलियम जेम्स 1912, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स 1912, ठीक है। ये भी आप तथ्य विशेष रूप से ध्यान रखना। और गैरेट एक और व्यक्ति था जिसने, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो ये भी आप लिख लीजिए। गैरेट ने सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा?
आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। आत्मा का विज्ञान कहाँ था, ठीक है। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। गैरेट ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अब हम समझते हैं, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान के विकास का क्रम। तो आइए दोस्तों, मनोविज्ञान के विकास का क्रम क्या है, तो ये सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए, मेन हेडिंग है मनोविज्ञान के विकास का क्रम, ठीक है। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान के विकास के क्रम के अंतर्गत सबसे पहले लोगों ने, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, इनके बाद में मन का विज्ञान कहा, इनके बाद में चेतना का विज्ञान कहा, और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। तो अब देखिए दोस्तों, किसने आत्मा का विज्ञान कहा, किसने मन का विज्ञान कहा, किसने चेतना का विज्ञान कहा, किसने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो ये अब हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखिए आत्मा का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसका भी विशेष ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आत्मा का विज्ञान किन किन व्यक्तियों ने कहा, तो आप सबसे पहले नाम लिख लीजिए, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, और एक ऊपर व्यक्ति जो मैंने पहले नाम लिख दिया था, गैरेट, ठीक है। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक, ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। और ये किसने कहा, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते और गैरेट, यानी इन 4 व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इनके बाद में ध्यान दीजिए, आत्मा के विज्ञान की आलोचना हुई, और आलोचना किस प्रकार हुई, यानी आत्मा एक आध्यात्मिक और धार्मिक वो काल्पनिक विषय है, यानी आप लिख लीजिए आलोचना। आत्मा एक धार्मिक, काल्पनिक व आध्यात्मिक विषय है, ठीक है। आत्मा एक धार्मिक, काल्पनिक व आध्यात्मिक विषय है, इसलिए ध्यान दीजिए, आत्मा के विज्ञान को बाद में नाम चेंज कर दिया, और क्या नाम रख दिया मनोविज्ञान का, मन का विज्ञान। यानी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये आत्मा का नहीं है, मन का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, मन का विज्ञान। अब ध्यान दीजिए, मन का विज्ञान कब से कब, तो आपको ध्यान दीजिए 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, तो आप लिख लीजिए कोष्टक में 17वीं शताब्दी। तो देखिए दोस्तों, मन का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा, तो आपको बताना है पोम्पोनोजी हैं, और जॉन लॉक हैं, और थॉमस रीड हैं। तो इनका आप विशेष ध्यान रखना। और एक और व्यक्ति का नाम है बर्कले, ठीक है। तो पोम्पोनोजी सबसे पहले नाम, पोम्पोलोजी, ठीक है। और दूसरा नाम है जॉन लॉक। क्या नाम है, जॉन लॉक और थॉमस रीड और बर्कले।
ठीक है, बर्कले। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना, और विशेष रूप से इनका याद रखना। पोम्पोनोजी ये कहाँ का था? इटली का था, ठीक है, ये भी आप विशेष ध्यान रखना, इटली का था पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा? मन का विज्ञान कहा। और इनका समर्थन किसने किया? जॉन लॉक, थॉमस रीड और बर्कले ने, ठीक है, थॉमस रीड, ठीक है, थॉमस रीड और बर्कले ने। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम आप विशेष ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए आलोचना। मन अमूर्त व निजी है, यानी हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते हैं, हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, मन क्या होता है? अमूर्त होता है और निजी होता है, यानी मन तो अपना अपना होता है, और अमूर्त होता है, ये दिखाई नहीं देता है, और दूसरों के मन को हम नहीं जान सकते हैं, यानी दोस्तों दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये बात हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखना। इनकी आलोचना के कारण ये भी मत रद्द कर दिया, यानी मन क्या है? अमूर्त हैं, निजी हैं, और दूसरों के मन को हम जान नहीं सकते हैं, अर्थात ध्यान दीजिए मन अंतर्मुखी होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, मन अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, ठीक है। मन क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, यानी किसी के मन की बात को हम सीधे पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए मनोविज्ञान का ये भी मत खारिज हो गया। इनके बाद में अगला मत क्या है? आत्मा, मन, इनके बाद में आएगा चेतना, ठीक है। तो आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कोष्टक में लिख लीजिए 19वीं शताब्दी, ठीक है। चेतना का विज्ञान कब से कब तक? तो ध्यान दीजिए 17वीं शताब्दी के अंत से लगा के 19वीं शताब्दी तक चेतना का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को। और ये आप अब ध्यान दीजिए चेतना का विज्ञान किस किसने कहा? तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स अली और टिचनर, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के नाम आप लिख लीजिए, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स शली, और एक व्यक्ति और है टिचनर, ठीक है। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना, विलियम वुंट, विलियम जेम्स शली और टिचनर। इन्होंने क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को, और इनकी आलोचना हुई कि चेतना केवल 1/10 भाग हैं, बाकी क्या मन होता है? अचेतन होता है, इसलिए ये मत भी खारिज करना पड़ा। इसकी आलोचना भी लिख लीजिए, आलोचना किस प्रकार हुई? चेतन केवल 1/10 भाग हैं, बाकी अचेतन है। यानी दोस्तों आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना, अपना मन, चेतन मन कितना रहता है? 1/10
ठीक है। 1/10 भाग तो चेतन रहता है, बाकी 9/10 भाग, ध्यान दीजिए, 9/10 भाग ये क्या रहता है, अचेतन रहता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए ये भी मत क्या हो गया, खारिज हो गया। इनके बाद में ध्यान दीजिए व्यवहारवादी आए और मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा। और व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा, तो आपको बताना है वॉटसन ने, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए, आप ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए, चौथा और महत्वपूर्ण सबसे, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। और कोष्टक में लिख लीजिए 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ठीक है। यानी 19वीं शताब्दी के अंत से लगा के 20वीं शताब्दी या वर्तमान तक, ध्यान दीजिए 20वीं शताब्दी से लगाकर कहाँ तक, वर्तमान तक, वर्तमान तक, ठीक है। ये भी आप विशेष ध्यान रखना। अब व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा, तो आप इसका प्रतिपादक लिख लीजिए, प्रतिपादक कौन है, वाटसन। वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान ये सबसे पहले कब किया, तो ये आप विशेष ध्यान रखना 1913 में, 1913 में। और वाटसन कहाँ के थे, तो आपको लिखना है अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के थे ये वाटसन। तो वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान मत का प्रतिपादक किया था, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना। और इनके समर्थक कौन कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, समर्थक, ठीक है। तो समर्थक में एक तो पहला नाम स्किनर, दूसरा लिख लीजिए हल और पावलोव जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक, और अगले व्यक्ति का नाम है मैकडूगल, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल। पिल्सबरी, वुडवर्थ, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सब व्यवहार का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को, स्किनर, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, पिल्सबरी और वुडवर्थ, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और वाटसन का तो आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसने ही सबसे पहले इस मत का प्रतिपादक किया था, और ये तो लोग समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने बाद में सभी ने आगे जाकर प्रयोग किए थे, तो मैं ये प्रयोग भी इनके विस्तार से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए वुडवर्थ की परिभाषा जो कि महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है वुडवर्थ की परिभाषा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में ये व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए हैं। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना और लिख लीजिए वुडवर्थ का कथन, वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग
फिर चेतना का त्याग और वर्तमान में यह व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से वुडवर्थ का कथन है, ध्यान रखना। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया। सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में ये ध्यान दीजिए व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए हैं। तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछी भी गई है, तो आगे भी ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। तो ये एक बार आप अपने रजिस्टर के अंदर अच्छी तरह से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मनोविज्ञान पर पहला वीडियो है, और आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक कोई चैनल पर नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली शानदार वीडियो आप समय पर देख सके। क्योंकि मैं अब आपको मनोविज्ञान पूरा पढ़ाऊंगा, ये आप विशेष ध्यान देना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।